नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मघा नक्षत्र के बारे में। इससे पहले हम लोग भृगु संहिता पूरी कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अपने लग्न अनुसार अलग अलग हाउसेस में ग्रह के फल को जानना चाहता है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, जहां आपको संपूर्ण भृगु संहिता प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां लगभग 1054 वीडियो हैं। आप अपने अपने लग्न अनुसार किस ग्रह का किस भाव में क्या फल है उसको देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं। मघा नक्षत्र, जब कभी भी आप नक्षत्र पढ़ेंगे तो आपको मुख्यतः इन तीन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो ये नक्षत्र किस राशि में पड़ रहा है, ध्यान रखना है। जो विशेष ये तीन बातें हैं, अगर आप इस तीन बातों का ध्यान रखते हैं तो नक्षत्र के सही फल को आप समझ पाएंगे। एक तो ये नक्षत्र, कोई भी नक्षत्र किस राशि में पड़ रहा है, नक्षत्र का विंशोत्तरी ग्रह कौन सा है, नक्षत्र का देवता कौन सा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये तीन बातें हम जान जाते हैं तो उस नक्षत्र का एक निचोड़, उसका गेस्ट हमारी पकड़ में आ जाता है। तो सबसे सरल तरीका यही है। और एक बहुत बड़ी भ्रांति है, हमें ऐसा लगता है कि विंशोत्तरी ग्रह का दारोमदार ज़्यादा है। नहीं, इसके देवता का दारोमदार ज़्यादा है। क्लियर हो गया? वो मैंने इसलिए एंड में बोला देवता, क्योंकि प्रचलन में देवता ज़्यादा प्रचलित नहीं है। लेकिन ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो ये ठीक विपरीत से ही शुरू करना है। यानी अगर इसके बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझना है तो सबसे पहले इसके देवता को भजना है, उसके देवता पर प्रयोग करना है। वो सार्थक होगा, वो लगेगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका विंशोत्तरी ग्रह कौन सा है, और फिर हम राशि अधिपति की बात करेंगे। और जिस भी नक्षत्र की बात करें तो ये जरूर देखना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम उस देवता को कुंडली में कोई जगह नहीं मिलती है, सिवाय अगर हम बात करते हैं जैसे आदित्य की बात कर लें, यानी सूर्य की बात कर रहे हैं, चंद्र की बात कर रहे हैं, या बृहस्पति की बात कर रहे हैं। बाकी कई देवता ऐसे हैं जिनका नवग्रहों के साथ कोई विशेष नाता दिखाई नहीं देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम अगर कुंडली की बात कर रहे हैं, जन्म कुंडली की, एस्ट्रोलॉजी कुंडली की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम इसके विंशोत्तरी स्वामी के साथ ही अपना जो कुंडली में अब देखिए विंशोत्तरी स्वामी की दशा क्या है, जिस राशि में नक्षत्र आ रहा है उसका स्टेटस क्या है। अगर उनका स्टेटस अच्छा है दोनों का, तो जनरली इसका जो फल आता है वो अच्छा ही आता है। उसमें और भी कई एक्सेप्शनल है। मैंने पहले बताया परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो ऋषि पराशर के द्वारा ये बनाया गया था, इसमें भारत की या कहीं विश्व की जितनी आबादी उससे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आपको पता होगा जैसे डीएनए किन्हीं भी दो व्यक्तियों का कभी भी समान नहीं हो सकता। अगर वो डीएनए समान है तो वो दोनों व्यक्ति नेचुरल नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्लोनिंग के जरिए बनाया गया। इसी प्रकार से जो बोलते हैं ना कि भाई इसकी डिट्टो कुंडली सेम है, नहीं। याद रखिएगा, अगर दो संतान एक माँ जनती है तो उनमें भी अगर आप नाल काटने के समय का भेद अगर निकालते हैं, क्योंकि हम जन्म समय किससे मान रहे हैं, शरीर बाहर निकल गया है माँ के गर्भ से, माँ की योनि से, नहीं। हम उसको जन्म मान रहे हैं जब उसकी नाल काटकर उसको अलग कर दिया जाता है। तो चाहे कितने ही त्वरित, कितनी ही जल्दी से दो भाइयों का जन्म हो रहा है, जुड़ा भाइयों का, उनमें कम से कम 7 से 10 मिनट का फर्क है, और 10 मिनट के विभेद से हमारे जो डिविजनल चार्ट्स हैं वो बदल जाते हैं। हालांकि कोई अगर भृगु संहिता के नियमों को अच्छे से लगाना जानता है तो वो खाली लग्न चार्ट और चंद्र चार्ट से भी प्रेडिक्शन कर सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले नक्षत्र को इसकी स्टेटस, एक मतलब प्राइमरी ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या इसका देवता है, तो देवता कौन है? पितरदेव। तो हमारे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई जो भी मघा नक्षत्र, चाहे उसका, हालांकि क्योंकि हमारे मन से ही हम दुनिया को समझते हैं और मन का आधिपत्य चंद्रमा के पास है, तो अगर चंद्रमा इस नक्षत्र में बैठा हुआ है तो उसको विशेष
रूप सर, हालांकि जो हमने एग्जाम्पल चार्ट यहाँ या एग्जाम्पल हमने यहाँ बताए इनमें लग्न नक्षत्र वाले लोग भी शामिल है और चंद्र नक्षत्र वाले भी लोग शामिल हैं। इसी प्रकार से आपका भी अगर उदित लगन ये है तो भी आप इस फल से कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे, इन चीज़ों से प्रभावित होंगे। और अगर आपका चंद्रमा नक्षत्र है तो विशेष बल देना उसको। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लग्न चार्ट का और चंद्र चार्ट का किस प्रकार से अंतर है हमारे लिए। एक लग्न यानी हमारा संसद, पार्लियामेंट या हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भारत की संविधान की सबसे बड़ी ताकत है वो संसद के पास है। और चंद्र चार्ट का माने प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है उसके मन में जो आ रहा है जनरली वो ऐसा करने का प्रयास करता है, लेकिन सुप्रीम पावर हम संसद या सेंट्रल गवर्नमेंट की मानते हैं। जब गवर्नमेंट की बात आती है तो फिर वो प्रधानमंत्री क्या सोच रहा है उससे वो अलग भी हो सकता है। क्लियर होगा तो ध्यान। और D9 इज व्हाट? D9 कुछ नियमों को अपने बल के प्रयोग से बदल सकता है। लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कुछ चीजों पर वो हस्तक्षेप करके उनको बदल सकता है। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है पार्लियामेंट के ऊपर, यानी संसद, सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं से अगर यहां से कुछ अध्यादेश लाकर उसको बदलना है तो बदला जा सकता है। यानी कभी भी कुंडली देखेंगे तो पावर और टॉनिक किसको देनी है? लग्न चार्ट को। लग्न चार्ट ही सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है। और उसमें फिर हमने नक्षत्र को टटोलना है। नक्षत्र चाहे वो लग्न से आ रहा है चाहे वो चंद्र से आ रहा है, अगर आपका मघा नक्षत्र से संबंध बनता है तो आपका देवता पितरदेव। तो जो जो पुरातन है, एंशिएंट टाइम से संबंधित चीजें होंगी, एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ हमारे जीवन में उसकी इंपॉर्टेंस एकदम आ गई। ग्रंथ, चाहे वो पुराने ग्रंथ हो, पुराना इतिहास हो, इस प्रकार का कोई भी कार्य, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पार्ट है, या कोई भी चाहे पुराने बढ़िया आर्किटेक्चर बनाने वाले, कोई बिल्डिंग बनाने वाले एक्सपर्ट्स हैं, धार्मिक प्रवचन पुराने करने वाले एक्सपर्ट, इन सब चीज़ों एकदम दिमाग में आना चाहिए। हाँ, पितरदेव के साथ संबंध बनता है और ये हमारे देवता हैं। तो अगर इस लग्न की स्थिति खराब आती है, अब लग्न की स्थिति का खराब होने का अर्थ हो सकता है भाई चंद्रमा वहां बैठा हुआ है, साथ में उसी नक्षत्र में कोई उसका शत्रु राहु बैठ गया, तो फिर हम कहेंगे भाई ये नक्षत्र कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। तो उसके लिए हमें पितरदेव को भजना चाहिए। और हमारे दिमाग में ये वाली बात भी आनी चाहिए कि अगर कहीं ना कहीं पितर देवता वाले इस नक्षत्र में राहु जैसा बहिर्मुखी प्लैनेट बैठा है तो वो व्यक्ति अपने पूर्वजों का, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है। और सम्मान नहीं करता है इसीलिए उसका भाग्य साथ नहीं देता है। अब कई दफ़ा लोग कहते हैं कि सर मैं उनसे बात नहीं करना चाहता हूँ। आपने इतनी बड़ी चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लिया सिर्फ उनसे बात ना करके, आपने अपने भाग्य को कमजोर कर रखा है। तो हम आपको यूनिवर्सल होना चाहिए। ये बेमतलब की ईगो जहां आपको लगानी चाहिए वहां आप अपने स्वाभिमान का प्रयोग नहीं करते हैं। और कहां कर रहे हैं? अपने घर के बुजुर्गों के साथ, अपने घर के माँ बाप के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इस पर हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए। ठीक है, किसी कारण से अगर राशि मैत्री ना होने के कारण, क्योंकि राशि मैत्री तो हो सकता है हमारे कई दफ़ा जब हम कुंडली मिलान करते हैं, माँ पिता से भी कई बार राशि मैत्री नहीं बनती है, लेकिन उनके हितों का ध्यान रखना आपकी प्राइमरी ड्यूटी में से एक ड्यूटी माना जाएगा। आपका कर्तव्य भी है, आपका धर्म भी है, सभी तरह से आपको उसका वहन करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो मैंने बताया, तो ये एकदम मतलब सटीक आप वहीं पर इसको वही स्ट्राइक कर रहा है कि इसका प्रयोग भी साथ के साथ आपको समझ में आ रहा है। इसी नक्षत्र में कहीं कोई ऐसा जैसे केतु बैठ जाता, केतु को इतना बुरा नहीं माना था, आप खुद भी समझ सकते हैं क्यों। क्योंकि केतु को सिंह राशि, क्योंकि कुजवत केतु माना जाता है, और केतु का तो आपको पता है ये नक्षत्र विंशोत्तरी स्वामी ही है। अगर विंशोत्तरी स्वामी की बात करते हैं तो केतु स्वामी आता है, तो ध्यान रखना है। लेकिन केतु विशेष तौर पर अगर अकेला बैठा हुआ है तो ज्यादा बली माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा को भी केतु कहीं ना कहीं डिटैचमेंट दे देता है, अलगाव की स्थिति दे देता है। एक तो होता ना भी, जैसे मेरा विवाह करने का मन तो बहुत है, लेकिन विवाह हुआ, मेरा संबंध बना नहीं, लड़ाई झगड़े बहुत हुए, तो संबंध विच्छेद हो गया।
एक चंद्रमा के, मैंने जो पहले बात बोली है अभी कि लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ है, चंद्रमा के साथ राहु का मिलन, क्योंकि वो बहिर्मुखी है, बहुत टॉकेटिव है। और जब चंद्रमा के साथ केतु का मिलन आता है तो केतु प्राय चुपचाप अलग होने की बात करता है कि चलो कोई बात नहीं, आपको मेरा स्वभाव पसंद नहीं है, मैं झगड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो बहिर्मुखी नहीं है, वो अंतर्मुखी, कम बोलने वाला प्लैनेट माना जाता है केतु। तो लेकिन एक लाइन में भी कंक्लूड करना बड़ा कठिन है, क्योंकि केतु को अगर मान लीजिए शनि के साथ बिठा दिया, फिर केतु का एजेंडा सेकेंडरी, शनि का एजेंडा प्राइमरी, फुल सपोर्ट, शनि को कई गुना ताकतवर बना देता है। क्लियर हो गया? तो फिर शनि का जो एजेंडा है उसी एजेंडे के साथ मिलकर केतु चलेगा। हाँ, केतु का जो एजेंडा है डिटैचमेंट वाला, वो अलगाव की स्थिति आपको सेकेंडरी एस्पेक्ट में रखनी है। तो और एक बात और, हम जब कुंडली विवेचना कर रहे हैं तो चैनल में कई लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरी ज़िंदगी तो नर्क बन गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, इस प्रकार के कमेंट अपने लिए ना करें। आपकी दृष्टि जो है उसको थोड़ा बदलने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए ईश्वर ने जो बनाया है वो गलत नहीं हो सकता है। ये आप अपना अपमान नहीं कर रहे हैं, ये आप प्रकृति का, ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। याद रखिएगा, प्रारब्ध ने जो हमें दिया वो मेरा है। भाई मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मैं भी इसी में ही इंक्लूड हूँ। अगर मेरे जीवन में अचानक कुछ मिस हैपनिंग, कोई नेगेटिविटी आ रही है, तो किसका है वो मेरा प्रारब्ध है, मेरे जीवन में तय था, वो आएगा। याद रखना है, अगर आप शुद्ध हैं, शुचिता का ध्यान रखने इस जन्म में भी, तो भी आने वाला बुरा फल काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो सकता है। अभी क्या है, चाहिए सबको, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपने कर्तव्यों का वहन नहीं करना चाहता है, राइट्स की बात करता है, ड्यूटी की बात नहीं करता है। ये सबसे बड़ा कारण है आपके एस्ट्रोलॉजिकल स्टार बिगड़े हुए हैं। और अगर मैं कह रहा हूं बिगड़े भी हुए हैं तो सहर्ष स्वीकार कर लेना। अब उनको प्रयोग बताया जाता है कि आप ऐसे हैं, तो वो चुपचाप नहीं सर ऐसा तो नहीं है। यही सबसे बड़ा कमी है। भगवान ने कहा है तू स्वीकार तो कर, मैं तेरे सारे पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। जब हम अपने उस श्रद्धा भाव से आंसू गिराते हैं किसी के मेंटर, क्योंकि देखिए भगवान तो अभी आने वाला है नहीं, भगवान अर्जुन के सामने तो भगवान कृष्ण स्वयं थे। लेकिन इसलिए कोई भी आपका गुरु, मेंटर, इस प्रकार का कोई शास्त्रों का जानकार आपसे कोई बात करता है तो सटीक बात उसको बताने का कोशिश करना चाहिए कि भाई जी ऐसा है। और अगर हम इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो आधे से ज़्यादा पाप हमारे वहीं क्षय हो जाते हैं कि हमने एटलीस्ट स्वीकार तो किया। अभी क्या पाप किया है और हम डंके की चोट, नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया है, पाप ईश्वर ही गलत है। यही आपको मूड बनाता है, यही विचारधारा आपको कभी भी सुखी नहीं होने देगी। इसलिए ध्यान रखिए, सबसे पहला प्रयोग क्या करना है, प्रयोग करने से पहले का प्रयोग है ये, अपने आप को झुकना आपको सीखना पड़ेगा। और ये नहीं बोलना है कि मेरा भाग्य दुनिया में सबसे खराब है, ये आपका है। जो मेरा है उससे सबसे ज्यादा प्रेम करना सीखें। देवता पितर देव, कितना ही खराब भाग्य है, आप अपने माइंड को चैरिटी पर लगाएं, लेने की बजाय देने की इच्छा में लगाएं। कहता जी मेरे पास कमाई नहीं है, अरे आप दिन में 100 रुपये भी कमाते हैं, तभी भी आप 10 रुपये 5 रुपये दान करने का, किसी को देने का अगर मन बनाते हैं तो भी एक ये, क्योंकि ईश्वर क्या बोल रहा है बार बार भगवत गीता में, वो ये थोड़ी कह रहा है 100 रुपये देने वाला महान है। वो ये कह रहा है जिसको जितना प्राप्त है उसमें से वो कुछ सेवा भाव करने वाला मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरे मन में ये तो है कि सर मैं शारीरिक श्रम करके इस आश्रम में इस गऊ को उसमें सेवा करूंगा। लेने वाला कहीं महान नहीं बताया गया, देने वाला महान बताया गया, चाहे कोई एकदम कंगाल ही क्यों ना हो। कहता जी मेरे पास एक भी पैनी नहीं है लेकिन मैं श्रम करके देना चाहता हूं। तो आपका जो श्रम होना चाहिए कहीं ना कहीं पितर देवताओं के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो इन नाम अक्षरों से, जिनका जन्म अक्षर मा मी मू में, मैं दोबारा बता रहा हूं, आपका प्रसिद्ध नाम आपके दादी परदादी की इच्छा से रखा गया है बिना कुंडली के देखे हुए, तो फिर वो अलग हो सकता है प्रसिद्ध नाम। लेकिन आपके अगर नाम को आपके नक्षत्र के अनुसार रखा गया है मा मी मू में, तो ये आपका मघा नक्षत्र होगा। और उसमें याद रखना अगर आपका जन्म मां से है तो आप
नक्षत्र गंडांत में पैदा हुए हैं, जिसके शांति का विधान होता है, उसकी शांति करवानी चाहिए। और क्योंकि जब गंडमूलों की बात होती है तो व्यक्ति ज़्यादा अपने लिए ध्यान रखने वाला बन जाता है। ऐसा नहीं कि गंडमूलों में वो उसके लिए ही खराब है, नहीं, वो उसके अपने जो जैसे पिता हैं, माँ हैं, उनके लिए खराब होता है गंडमूल। जैसे तुलसीदास जी को हम गंडमूल से संबंध मानते हैं, तो उनके चाहने वाले थे उनको छीन लिया। हालांकि कष्ट तो उनको भी मिला है, लेकिन स्वयं के लिए वो एक प्रकार से अगर पूरे एफर्ट लगाता है, उसके नक्षत्र के स्वामी की स्थिति अच्छी है, तो बड़े उच्च पद पर भी वो जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, गंडमूल का अर्थ सदैव खराब होगा ऐसा नहीं है। और दूसरा ये वाली बात आपको याद रखिए कि गंडमूल में हमारे घर में अगर कोई संतान है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाई कारण ये है कि भाई स्वयं वो उसके स्टार्स ऐसे हैं कि भाई पिता और माता ज़्यादा उसके प्रति अटैचमेंट ना रखें। तो भावना आपको मनोवृत्ति ऐसी बनानी चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पूरे कर्तव्यों का वहन करें उस संतान के लिए। अब आप कह रहे होंगे सर आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, आप इसको अपने लागू करेंगे? मैं जो बोलूँगा मैं अपने लिए ही लागू करूँगा, तभी मैं आपको बोल सकता हूँ इतने विश्वास के साथ। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि अगर हमारे घर में संतान है, उसको जो भी चाहिए उसको दें, क्योंकि आपको पता है ये मोह से क्या पैदा होता है? भय से फिर क्रोध पैदा होता है, और सारे दोष वहीं से पैदा। इसलिए हमें उसका होना चाहिए कि भाई मेरी संतान है, और जाने पर स्वाभाविक है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, शरीर में बंधा हुआ है, तो क्या आंसू भी निकलेगा, उसके लिए रुदन भी होगा, माँ को विशेष रूप से होगा। लेकिन उसके जाने पर, उसके भले की अगर कहीं वो जा रहा है तो अपनी ज़िंदगी खराब करना या इनफैक्ट उसकी ज़िंदगी खराब करना ये गलत है। तो गंडमूल में एक दूरी बनाना विशेष रूप से ज़रूरी है। दूरी बनाना यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, आप आनंद लें उसके साथ पूरा, लेकिन उसको अपने साथ लिप्त करने का प्रयास ना करें। उसको कहें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करना है, और जैसे ही उचित समय आए उसको अगर कोशिश करें कहीं ऐसी जगह अध्ययन कराने का कि कहीं घर से दूर वो रह सके, तो फिर वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। क्योंकि हम अपने लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आज हो क्या रहा है, माँ बाप दूर क्यों नहीं करना चाहते हैं? कहता जी दिल है कि मानता नहीं। ये वाली बात गलत है। ध्यान रखना है हमें अपने हित के लिए उसका हित नष्ट नहीं करना है, या ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चा जब इंडिपेंडेंट, भाई कोई बड़ा पक्षी या अगर आपने पढ़ा होगा तितली कब उड़ना सीखती है? जब उसके प्यूमा में से जब वो निकल नहीं पाता है, उसका जो कवर होता है, तो उसको निकलने का प्रयास करता है। अगर आपने उसके कवर को काट दिया तो वो अपंग हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा। आज ऐसा ही कुछ हो रहा है। हम अपने बच्चों को मतलब 25-26 तक शेल्टर देते हैं। जब उसके उड़ने का समय था 18-20 साल की उम्र में, हमने उसको उड़ने नहीं दिया। हर चीज़ माँ बाप से पूछकर कैसे चलेगा। तो ये ध्यान रखना है, पूरे मोरल वैल्यू उसके हाई रखें, लेकिन उसके अंदर स्वयं के डिसीजन लेने की ताकत आपको बिल्डअप करनी चाहिए। प्रतीक राज सिंहासन या हसिया माना जाता है नक्षत्र का। तो ये राज सिंहासन तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है सिंहासन, क्योंकि मघास को भी हम कहीं ना कहीं वैभव के साथ जोड़कर देखते हैं। तो इसमें दो प्रकार की चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये राशि सिंह है। सिंह राशि सभी राशियों का एक प्रकार से राजा माना जाता है, और सिंह राशि की शुरुआत ही मघा नक्षत्र से होती है। तो ये तो बात तक पक्की है कि कहीं ना कहीं राजसी स्वभाव तो होता ही होता है। क्लियर हो गया? बैठकर उपदेश देने वाले और इस प्रकार की बातें करने वाले, ये कहीं ना कहीं सिंह विशेष रूप से मघा नक्षत्र के साथ संबंध बनता है। इसको हम हसिया या एक दरांती से भी जोड़कर देखते हैं। क्लियर हो गया? फसल काटने वाला, तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्टिविटी की भी बात कर रहा है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार के साथ भी इन चीज़ों का संबंध जोड़कर देखना है। क्लियर हो गया? और आप इसको, क्योंकि पितर की बात हो रही है, पितर को हम कई दफ़ा जोड़कर देखते हैं डिटैच करने वाला चीज, ये वाला जो। तो राजगद्दी हमें ये बात भी याद दिलाती थी कि भाई राजगद्दी सदैव स्थायी नहीं रहती है, एक जाता है गद्दी पे दूसरा आता है। तो ये वाली बात भी हमें थोड़ा ध्यान रखनी है, क्योंकि केतु जहां आ रहा है, ठीक है सिंह राशि को हमने एक्सेप्ट किया, बट केतु को भी इसमें इन्वॉल्व करना है। केतु कहीं आएगा तो डिटैचमेंट तो
होगा ही होगा। तो विंशोत्तरी स्वामी का भी महत्व है और देवता भी हमें ध्यान रखना है। पितर देव, जब भी पितरों का नाम आता है तो तुरंत में याद है, हाँ हमें आज पितरों के दिनों में हमारे मन में एक स्पेशल सा वैराग्य उत्पन्न होने लग जाता है। जब भी हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कोई समर्पण करते हैं तो हमें एक वैराग्य आने लग जाता है कि भी हमें भी इस धरती में सदा स्थायी नहीं रहना, हमें भी हमारी सोल को भी शरीर छोड़कर जाना, डिपार्चर करना पड़ेगा। तो वो या कभी भी कोई इस प्रकार का गरुड़ पुराण घर में किसी का मृत्यु को प्राप्त होता है तो पितरों का जब इस प्रकार का आह्वान होता है उनका, तो हमारे घर में एक विशेष प्रकार की वो आ जाती है, भगवान शंकर की वो एनर्जी आ जाती है। तो ध्यान रखना है कि इस नक्षत्र में वो वाली प्रॉपर्टी है, शमशान भूमि, और देख रहे हैं आप कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव दोनों का मिलन है। सिंहासन, दरांती, वैसे तो दरांती एक तेज धारदार हथियार है, क्लियर, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी की भी बात करता है। उसके बिना अनाज काटने की बात सोची भी नहीं जा सकती है। क्लियर हो गया। अगर आपने कभी खेत खलियान देखे हो, कभी वहाँ कार्य किया हो, तो सबसे जो अनाज को काटने वाला सबसे मेन उनका जो यंत्र होता है वो दरांती या हसिया। दिशा आप समझ सकते हैं, दक्षिण दिशा का वैसे भी पूर्वजों के साथ संबंध बनता है और पश्चिम दिशा को भी कहीं ना कहीं हम जोड़कर देखते हैं अंधकार पक्ष के लिए। देखिए, आज से 1000 वर्ष पूर्व भारत के कुछ एथिक्स और भारत के कह सकते हैं मान्यताएं आज वो एकदम अलग प्रकार से दिखाई दे रही हैं। कारण भाई कलिकाल में उन देवताओं को ज़्यादा पूजा जाएगा। वो तो स्वयं कह रहे हैं ईश्वर कि मैं भी कलिकाल में अपने रंग को कल यानी ब्लैक कर दूंगा। सतयुग में मेरा वर्ण श्वेत सफ़ेद था, उसके बाद उस श्वेत वर्ण में थोड़ा सा उसमें लालिमा आ गई, लाल रंग हो गया यानी त्रेता में, और द्वापर में उसमें थोड़ा नीला हो गया, वो ब्लूइश हो गया, और उसके बाद कलयुग में वो काला हो गया। तो जब वो स्वयं कह रहे हैं कि भाई मैं कृष्ण वर्ण हूं, तो फिर इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। भारतीय सभ्यता संस्कृति में श्वेत वर्ण को विशेष सम्मान है, लेकिन आज के इस कलिकाल में जैसे जैसे ये कलिकाल का महत्व बढ़ता जा रहा है, इन वर्णों का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। अब कोई माने या ना माने, काला रंग आपके घर में अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे, डिवाइसेस, गैजेट्स, हर राहु केतु शनि से संबंधित में डोमिनेट करता दिखाई देता है। क्लियर हो गया। तो वो बात हमें ध्यान रखनी है कि कहीं ना कहीं इन दक्षिण पश्चिम, तो पश्चिम को प्राय जैसे पाश्चात्य शब्द बना है, पूर्व यानी हम लेते हैं उगते सूरज की तरफ, भाई जैसे जापान से चलता हुआ फिर वो हमारी तरफ आ रहा है, उसके बाद वो पाश्चात्य यानी यूरोप, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या कनाडा वाला ऐसा, यानी पाश्चात्य। जो पश्चिम में वो पाश्चात्य। हमारे लिए पहले वो खराब था, लेकिन आज अगर कोई देश उस देश में जाता है तो हम उसके लिए कहते हैं हाँ वो तो उसका भाग्य है, अच्छा भाग्य है। तो आप देख रहे हैं, इसीलिए ग्रंथों को डिकोड करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कलिकाल में अगर कलिकाल से संबंधित ग्रहों का आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है तो फिर आपकी कुंडली आज के अनुसार कमजोर मानी जाएगी, क्योंकि ये सतयुग का समय है नहीं जहां पूरी तरह से सिर्फ तप करके ही आपको संरक्षण मिलेगा राजाओं का। आपको अपने कर्तव्य निभाने होंगे, आपको ड्यूटी में लगातार, क्योंकि सभी की इच्छा है कि मुझे नौकरशाह बनना है, मुझे नौकरी करनी है। तो ये सभी लोग अब ब्राह्मण वर्ण या ब्रह्म को जानने की इच्छा नहीं रखते हैं, हमें नौकरी पेशा बनना है। तो वो जो विशेष गुण है शूद्र का, वो हम सबको चाहिए। मेरी इच्छा है कि नहीं, मैं नौकरी पेशा बनना चाहता हूं, तो हम सब शूद्र बनना चाहते हैं। और वो जो सेवा भाव या प्रजातंत्र की बात है, आज के समय अगर मन में नहीं आई तो फिर आपको आज के देवता हैं वो आशीष देने वाले नहीं है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। दक्षिण पश्चिम गोत्र ऋषि अंगिरस, तो अग्नि स्वरूप माने जाने वाले अंगिरस, और हो भी क्यों ना कहीं इसका संबंध दरांती के साथ है। और ये अगर चंद्रमा यहाँ बैठते हैं, सिंह वैसे राशि की अगर बात करते हैं तो प्रायः वो एक राजसी रूप रहता है, उसका क्रोध मंगल की तरह मार धाड़ वाला नहीं है। लेकिन राजा जब दरबार में बैठता तो आप समझते हैं जो उसका वैभव, जो उसका क्रूर तो माना ही जाता है,
तो ध्यान रखना है, राजा अगर बहुत पोलाइट हो जाएगा तो सत्ता कैसे संभालेगा। अगर किसी की कुंडली में सूर्य बालक की डिग्रियों में है तो फिर वो अथॉरिटी से उसको या पिता से उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता। हम ये भी कह सकते हैं थोड़ा इररेस्पॉन्सिबिलिटीज वाले काम करता है रिलेटेड टू अथॉरिटी, रिलेटेड टू फादर, या फादर जो है वो उसके मेच्योर डिसीजन नहीं हो पाते हैं। लेकिन नेवरदलेस अगर आपकी कुंडली का राजा कमजोर भी है, गुरु से दृष्ट है, गुरु के साथ है, चिंता ही नहीं। अगर गुरु राजा को देख रहा है और गुरु मेच्योर है, गुरु आपका, क्योंकि देखिए दशरथ के जाने के बाद भी भरत ने राज किया गुरुदेव के कहने पर, जो गुरुदेव ने कहा, क्योंकि उनको धर्म की सही पूरी परख थी। किसी भी विषय में हम उनके गुरु जो रहे वशिष्ठ गुरु का, वो उनकी आदेश मानते थे, उनसे चर्चा करते थे, जो उनकी इच्छा होती थी उस अनुसार वो राज करते थे। कुंडली में भी ये एक आपका थंब रूल नहीं होना चाहिए कि भाई आपका सूर्य कम डिग्री का है, आपका तो फिर कैसे चलेगा, सोल आपका कैसे, आपका कोई मेडिटेशन की आप ट्राई करते हैं क्योंकि सबका आत्मकारक है वो, तो कैसे चलेगा। लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि वो गुरु से दृष्ट है, गुरु के साथ है। अगर गुरु के साथ है, गुरु से दृष्ट है और गुरु मैच्योर है, इनफैक्ट गुरु का मैच्योर होना ज़्यादा ज़रूरी है। राजा थोड़ा सा हल्का फुल्का भी कहता भाई आज तो मेरा हास्य विनोद करने का मन है, चलेगा। जैसे ही गुरु ने आज्ञा दी कि नहीं तुरंत आ जाइए आप, तो उस इमेच्योर किंग की भी जीत होगी। भारत की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें वही बात यहाँ दिखाई देती है। हमने यहाँ पर राजा से ज़्यादा मान्यता किसको दी है, उसके मंत्री को कह सकते हैं, उसका मेंटर, उसका गुरु, उसकी डिस्कशन करने वाला पार्ट। यानी राजा यानी प्रेसिडेंट भारत में ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी जो पॉलिसी मेकर है, जिसके नियम बनाए हुए लागू हो रहे हैं कहीं ना कहीं, वो प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री, यहां पर भी प्रधानमंत्री का डेजिग्नेशन किसको दिया हुआ है, बृहस्पति को। तो वो ध्यान रखना है हमें, प्रधानमंत्री कह लीजिए, गुरु कह लीजिए। तो ऋषि अंगिरस इनके गोत्र वाले माने जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता याद रखना, मैंने बार बार क्लियर कर रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी में कोई भी नक्षत्र खराब नहीं है, कोई भी प्लैनेट खराब नहीं है, कोई भी चरण खराब नहीं है। हमें जो मिला है वो हमारा है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और जो ये स्वीकार कर लेता है, आधे दोष तो आपके यूं ही खत्म हो जाएंगे। गण राक्षस, ये अगेन एक विशेषता है। 3 गण माने जाते हैं। खाली ये एस्ट्रोलॉजी मैच में ही आप देखकर उसको फिर छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। आप अपने बिजनेस डील में भी इस प्रकार के व्यक्तियों को देख सकते हैं। देखिए, मैं दोबारा ये बता रहा हूं कि तीनों गण अपने अपने महान हैं। मान लीजिए मैं देवगण हूं, तो मैं देवगण के लिए जब मैं जाता हूं तो मैं पूरी तरह कोशिश करता हूं कि भाई मैं किसी के भी हितों का हनन ना करूं, और अगर कभी कोई छलता भी है तो भी मैं कोशिश करता हूं मैं दूसरे को ना छलूं। ये देवगण की विशेषता है कार्य करने की, जो कार्यशैली है। मानवगण एक सामंजस्य की बात करता है, मुख्य रूप से वो दूसरों को छलने के लिए नहीं बना। उसका जो मेन मोटिव होता है वो कार्य को पूरा करना है, लेकिन कभी कभी वो नियमों में कॉम्प्रोमाइज कर देता है। आज के समय उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल कहा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं राक्षसगण की। ये बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमैट और कह सकते हैं कि अच्छी तार्किक बुद्धि इनके पास होती है। भाई कोई कहता है भाई मैं विदुर नीति का पालन करता हूँ, कोई बोलता है जी मैं, अलग अलग प्रकार की नीतियाँ आपने देखी, क्योंकि विदुर नीति तो पूरी तरह से सत्व गुण की बात करती है। फिर उसके में और बृहस्पति की भी नीतियां हैं। शुक्र नीति में राजसी आ जाता है, और जहां चाणक्य नीति आती है वहां तमस और रजस का मिलन दिखाई देता है कि भाई अगर किसी से बचना है तो हमें भी छल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग प्रकार की नीतियां हैं। तो ये राक्षस गण के लिए लागू होता है कि भाई ये चाणक्य नीति को एडॉप्ट करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। यार तो ध्यान रखना है कि नीतियां एक समान नहीं होती। अगर एक समान होती तो फिर अलग करने का मतलब ही क्या था। विदुर नीति एकदम अलग है, वो फर्स्ट क्लास लोगों के लिए, और मैं स्वयं कह रहा हूं हम जैसे मेरे जैसे लोग आदमी के लिए शायद आज के समय पर विदुर नीति को एज इट इज एक्सेप्ट करना संभव ही नहीं है।
कि हम कहीं ना कहीं हर कार्य में प्राप्ति की बात करते हैं, हमारी सोच पूरी तरह सात्विक नहीं है। लेकिन जिस समय जहाँ रह रहे हैं उसी अनुसार हमें नीति का पालन करना चाहिए। तो बड़ी इन जनरल सी ज़्यादा प्रसिद्ध भी है चाणक्य नीति सा, उसमें तम और रज दोनों का मिलन दिखाई देता है। नाड़ी की बात करते हैं तो एक कुंडली मिलान के समय देखा जाता है अंत्य इडा, तो इसको भी कहीं ना कहीं वात पित्त कफ गुण से जोड़कर देखते हैं। समान नाड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नाड़ी दोष लगता है। विशेष रूप से ये ब्राह्मणों में देखा जाता है, तो उसमें भी अगर आपके गुण ज़्यादा मिल रहे हैं तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। और प्रकृति में उग्र क्रूर, तो अपने कार्य को उग्रता से करने के लिए माना जाता है और इसकी प्रकृति कुछ कुछ मंगल के समान मानी जाती है। मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बताया था कि कुजवत केतु मंगल के समान है। तो कई बार दिमाग में आता है कि सर मंगल तो सांसारिक विषयों में बहुत प्रोफेशनल है, वो तो कमांडर इन चीफ है, और कमांडर अगर चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगा तो कैसे जीत हासिल करेगा। तो केतु एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है मंगल की, लेकिन कुछ विषयों में मंगल के समान प्रतीत होता है। जहां इसको देह से लगाव ना करने की बात आती है, क्योंकि मंगल भी देह से विशेष लगाव नहीं करता है, जहां उसको अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने हैं। अगर आपका मंगल डोमिनेट है तो फिर ये जो भावना आपके अंदर आई है ना, वीर रस प्रधान जो होगा देखा जाएगा, प्राण न्यौछावर कर देंगे। इसको हम वीर रस कह रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं वीर रस तभी आ सकता है जब हम अपने शरीर का मोह त्याग दें, और ये शरीर का मोह त्यागने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा केतु में देखने में आती है। तो ये वाला गुण एग्जैक्ट सेम कर रहा है मंगल को केतु के साथ, पूरी तरह एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, ध्यान रखना है। ये तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है मंगल। इसका कंपेयर में केतु बहुत ज्यादा, ना तो बोलने में उसको रुचि है केतु को, और ना ही बहुत ज़्यादा चीज़ों का वो ध्यान देने वाला है। यार छोटी छोटी बातों का इस पर क्या ध्यान देना है बस। नित्य योग, किस नित्य योग के साथ इसको हम मिलाकर देखते हैं तो आयुष्मान योग, दिन में अलग अलग प्रकार के योग चलते हैं, अलग अलग 27 योगों को देखा जाता है। तो ये योग आयुष्मान योग इस नक्षत्र के साथ इसका गुण स्वभाव मिलाकर देखना। आयुष्मान यानी हम लंबी आयु जब कभी इस प्रकार के प्रयोग करते हैं तो हमें इस, और वैसे भी इनका संबंध हमारे पुरखों के साथ है, तो नित्य योग के साथ संबंध इसके सही बैठता है एकदम। फिर बात करते हैं रज्जु आरोह पाद। 5 रज्जु होते हैं, मैंने पहले ही बताया। मेरु रज्जु क्या होता है? स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ वाले हिस्से को हम स्पाइनल कोड या मेरु रज्जु मानते हैं। तो इस हिस्से के हम 5 रज्जु मानते हैं। हमारा सिर वाला हिस्सा, हमारा कंठ वाला हिस्सा, हमारी नाभि वाला हिस्सा, हमारी कटी यानी कमर वाला, और हमारे पाद यानी पैरों वाला हिस्सा। तो एक समान रज्जु नहीं होने चाहिए कभी कुंडली मिलान में। और आरोह का मतलब होता है पाद से ऊपर की तरफ चढ़ना। जैसे आपने कभी सरगम बजाई हो 7 स्वर, तो एक आरोह यानी चढ़ता क्रम, अवरोह यानी उतरता क्रम। तो पैरों से ऊपर चढ़ते समय हिस्सा ये मघा नक्षत्र रज्जु माना जाता है। किसी जातक का इनके साथ विवाह होने वाला, उनका भी यही रज्जु है, तो विवाह विशेष रूप से दक्षिण भारत में इसको देखा जाता है, नहीं करना चाहिए। बाज, पक्षी के साथ अगर संबंध कभी कहे, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को अपने कहीं वर्किंग प्रोफाइल में, ऑफिस में कहीं ना कहीं शामिल कर सकते हैं। बात का ध्यान रखना है, बेडरूम में इनकी संबंधित किसी भी स्टोरी को नहीं लगाना है। बेडरूम में इनफैक्ट कोई भी देवता का चित्र वर्जित होता है। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अगर किसी ने अपने बेडरूम में गलती से भी कोई शौर्य का चित्र, कोई लड़ाई करने वाली देवी, घोड़े दौड़ते हुए इस प्रकार के चित्र लगा रखे हैं, उनका आपस में झगड़ा होगा, विचार नहीं बनेंगे। और उसी घोड़े के चित्र को उठाकर आप अपने डिस्कशन वाले रूम में, ड्राइंग रूम में, बैठक वाले रूम में लगा लीजिए, आपको वो एनर्जी पॉजिटिव फील होगी। क्लियर? तो पक्षी बाज के साथ संबंध है। तो आपको पता है बाज भी सामान्यतः जब हम बात करते हैं तो बड़ा विचित्र गुण रखता है, और इसको भी कहते हैं कि इसको समझ पाना ये बड़ा गुप्त रूप से, कुछ कुछ केतु के वाहन के साथ इसका संबंध जोड़कर देखते हैं। और दूर जंगलों में रहने वाला और अपने आप को गुप्त रखने का प्रयास करता है। इसके जो हमारी
क्या कहते हैं, ह्यूमन की कॉलोनीज के इसके आसपास नहीं दिखाई देता है, और कई पक्षी हैं वो हमारे आसपास रहते हैं। और इसका एक विशेष गुण के बारे में आप पढ़ेंगे कि भाई ये बहुत ऊंचा उड़ने के लिए पहले इसको त्याग करना पड़ता है। अब बाज के बारे में अगर कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऊंचे उड़ने से पहले अपने शरीर का मोह त्याग करना पड़ता है बाज को। ये ऊपर से नीचे गिरता है, अपने चोंच और अपने पंखों के कुछ हिस्से को चोट करता है, और उसके बाद जब नए फर निकलते हैं उसको, तो ये बहुत ऊंचा उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यानी शुरुआत में जो उसको जीवन मिलता है वो बहुत ऊंचा नहीं जा सकता है, उसके बाद इसको एक सेकंड फेज क्रॉस करना पड़ता है। तो ये जो देह के प्रति मोह को त्यागने वाली भावना है वो केतु की प्राइमरी प्रॉपर्टी है। और पितर का जब ध्यान आता है, मैंने पहले ही बताया, पितर का ध्यान आते ही हमें याद आ जाता है ओ हमारा ये परमानेंट, ये जो प्लैनेट है वो परमानेंट नहीं रहना है, हमें तो ये सोल को यहाँ से कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, उसके बाद निकलना है। तो मन में ये भावना सदैव रहनी चाहिए, कुछ भी अध्ययन करें, क्योंकि किसी भी चीज़ का कुछ भी आप काम कर लें, कोई रेलेवेंस है नहीं वैसे धरती में। एक ही चीज़ का रेलेवेंस है कि धरती में आप आए हैं, आपने कुछ अच्छा ज्ञान हासिल किया या नहीं किया। क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन जो बोर्ड कंडक्ट कर रहा है वो नहीं है, वास्तव में आपकी एग्जामिनेशन है जब आपका मृत्यु का समय आया है, उस समय आपका थॉट प्रोसेस क्या था, उस समय आपने किस प्रकार से सोल को डिपार्च किया। अगर आपको मृत्यु समय भी यही चलता रहा, अरे यार मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, तो फिर आप उस चक्र से निकल नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखना ये विचार प्राइमरी रहना चाहिए। और गुण तमस, मैं पहले बता रहा हूं, आज के समय पर बड़ा सोच समझकर इन शब्दों का इस्तेमाल करना है कि ये गलत है, अच्छा है, या आज अनुसार अच्छा है। तो ध्यान रखना है आज अनुसार अच्छा माना जाएगा। भाई सत्व, बहुत कम लोग हैं जो पूरी तरह अपने जीवन को सत्व पर आज कलिकाल अनुसार चला सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे व्यक्ति को हम कह देते हैं भाई ये तो भोला है, हालांकि ये फर्स्ट क्लास ये प्रॉपर्टी है सत्व, पूरी तरह से ये ध्यान रखना कि भाई कोई बात नहीं, हम लोग कहते हैं भाई ये तो भोला है, मतलब जो झूठ बोल रहा है उसको हम कह रहे हैं कि हाँ ये तो देखो ये डिप्लोमेट है, मतलब झूठा नहीं बोल रहे, उसको क्या बोल रहे हैं, ही इज डिप्लोमेट। जो व्यक्ति, क्योंकि राहु को बोला जाता है झूठ बोलने वाला, उसको बोल रहे हैं ये डिप्लोमेट आदमी है। देख रहे हैं आप कहाँ, तो वो फर्स्ट क्लास प्रॉपर्टी सत्व को हम बोल रहे हैं ये भोला है। तो उस हिसाब से तीनों गुण हैं, प्रकृति गुण है, और जो प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति ने जो किया है वो सब सही ही है। हर चीज़ का समय है, तो कलिकाल का समय है, इसको हमें ये गुण रहता है इन मघा नक्षत्र वालों को। किसी कार्य में अगर त्रुटि होती है तो त्रुटि को अगर उनको लगता है कि इसको हमें दंड देना चाहिए, इसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उनको नुकसान करके भी उस कार्य को डन करेंगे। प्रक्रिया सृजन की बात करता है, क्लियर हो गया, तो बनाने की बात करता है, कंस्ट्रक्शन की बात करता है। अनाज धान हमारे घर में कटने के बाद जो आया है, उसके बाद अनाज को बेचने से जो धन प्राप्ति की बात आती, तो कहीं ना कहीं सृजन की बात करता है, क्लियर। और सिंहासन भी इसका सिंबल है, तो आप समझ सकते हैं राजा अभी गद्दी में बैठा है, तो ये एक सृजनात्मक ऊर्जा की बात कर रहा है, सृजन की बात कर रहा है। विंशोत्तरी स्वामी केतु, तो केतु के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको पढ़ना चाहिए पूरी तरह से। केतु का क्या सोचने का तरीका है आपको पता होना चाहिए। अगर आप ग्रहों के स्वभाव को नहीं जानते हैं, नक्षत्र नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए याद रखना ग्रहों का स्वभाव समझना जरूरी है। देवता हम आपको पूरी हद तक कोशिश करेंगे समझाने की कि किस प्रकार का इनके देवताओं का स्वरूप रहता है, क्लियर। और दशा समय, जब आपका जन्म हुआ है, जैसे मान लीजिए क्योंकि सिंह राशि में ही रहता है पूरा मघा नक्षत्र, सिंह राशि के 0 डिग्री 1 मिनट पर आपका जन्म हो गया, तो आपको शुरुआती दशा किसकी मिलेगी, केतु की मिलेगी। और केतु का टोटल समय रहेगा 7 वर्ष। उस हिसाब से हमने निकालना भी आपको सिखाया है। आप हमारे चैनल में ग्रहों का गणित करके प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां आप अलग अलग दशाओं का एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं कि भाई प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो ये नाम है, द्वितीय चरण में ये, तृतीय में ये, चतुर्थ में। उसी हिसाब से आप टोटल दशा को उतने टाइम में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई जैसे टोटल 7 वर्ष का है, तो 7 वर्ष को है तो 7 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स, तो ये इसका टाइम रहेगा। प्रथम अगर आप चरण में पैदा हुए एग्जैक्ट 0 डिग्री 1 मिनट,
तो जैसे प्रथम खत्म हुआ 3 डिग्री 20 मिनट के बाद जैसे सेकंड शुरू हुआ, तो फिर आपको इतना वाला ईयर्स मिलेंगे। यानी टोटल 7 ईयर्स में से 7 - 7/4 कर देंगे। क्लियर होगा? तो उस प्रकार से आप यानी जैसे 7 इतने, तो इतने वर्ष, इतने ईयर्स जो है आपको दशा का टाइम मिलेगा। तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं। वो अगर आपको मैथमेटिकल पोर्शन समझना है कि किस प्रकार से, तो आप ग्रहों का प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको ये वाली बात एग्जैक्ट समझ में आएगी कि किस प्रकार से हमें मैथमेटिकली चीजें निकालनी है। ठीक है, इसमें फिर हम काल पुरुष अंग की बात करते हैं। इन अंगों का विशेष महत्व होता है। इस नक्षत्र से संबंधित जो भी व्यक्ति होगा, भाई लिखने को तो इन्होंने इस प्रकार भी लिखा है कि भाई जिसमें कोई प्रोफेशन भी अगर इन्वॉल्व होता है, जैसे उंगलियां आ रही है तो उंगली बहुत एक्टिव होगी। होस्ट, टोढ़ी विशेष रूप से, क्लियर। नासिका भी बताई जाती है कि नासिका उभरी हुई होती है ऐसे जातकों की। तो जिसका भी मघा नक्षत्र संबंध बनता है उसकी उभरी हुई नासिका भी होगी। होस्ट जो है उसके उभरे हुए होंगे, और टोडी ये भी बड़ी देखने में अच्छी प्रतीत होगी। तो ये कालपुरुष अंग के साथ संबंध देखा जाता है। दृष्टि को मंद माना जाता है, ये कह सकते हैं ये नीचे देखकर चलने की बात करता है। क्लियर हो गया? नीचे देखकर चलने की बात करने का अर्थ है कि भाई चीज़ों को खोदाई करने की बात करना। तो इस प्रकार की दृष्टि के साथ संबंध मघा नक्षत्र के साथ जोड़कर देखना है, क्योंकि इनके प्रोफेशन में भी इसी प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आजीविका में पुरातत्वाधिकारी चीज़ों को, जैसे अधोमुखी है। अधोमुखी का मतलब होता है कि थोड़ा झुक कर देखना। तो दृष्टि आपको इसी प्रकार से अधोमुखी ध्यान रखनी है। क्लियर? अधोमुखी दृष्टि इसमें। फिर वनस्पति, वनस्पति में वट या बरगद की बात करनी है। क्लियर हो गया? तो इन चित्रों का, इन वनस्पतियों का हमारे आसपास अगर ये है, इस्तेमाल आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कहीं कोई ऐसे संविधा में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अलग अलग प्रकार की संविधाएं भी, जैसे पीपल की अलग अलग, वट की अलग अलग पूजाओं में इस्तेमाल करते हैं। तो और या आपके आसपास कहीं ऐसा कोई जगह है जहाँ ये वृक्ष लगाना संभव है, तो इस नक्षत्र से इंस्पायर जो जातक हैं वो वृक्ष को ये लगाना चाहिए, विशेष फलदायी होता है। क्लियर? फिर हम इसमें बात करते हैं कि इसका वर्ण किस प्रकार से जान पड़ता है। तो कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से गजदंत पूरी तरह सफ़ेद नहीं माना जाता, कि भाई उसमें एक क्रीम कलर जैसा होता है, येलो वाइट इसको कह सकते हैं, इस प्रकार का रंग इस नक्षत्र का जान पड़ता है। तो इस रंग का इस्तेमाल अपने जीवन में भी ज़्यादा कराना चाहिए, और अगर कहीं हम इस प्रकार के कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं तो अपने जीवन में और बढ़ाइए। राशि ये अग्नि तत्व प्रधान है, लेकिन इस राशि में जो ये नक्षत्र इसका तत्व जल तत्व प्रधान है। तो वो ध्यान रखना है कि भाई ये व्यक्ति आपको बिल्कुल सिंह राशि में आ रहा है अगर चंद्रमा यहाँ पर, तो सिंह राशि का प्रभाव दिखाई देगा ही देगा। लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं कि नज़र आता है कि हाँ ये नक्षत्र तो जल तत्व प्रधान है। ये तो अपने ऑफिस में या अपने दरबार में भी एक जो उनकी टॉक्स होती हैं वो बड़ी पोलाइट टॉक्स हैं, उसके साथ जो संबंध है। जैसे क्या होता है, भव्य, बड़ा उसका जो भवन है बहुत भव्य है, तो हमें जाते हुए थोड़ा एक वो होता है, एक विशेष रूप से कहते हैं भय होता है कि भाई कितना वैभवशाली व्यक्ति होगा, और वैभवशाली है भी। लेकिन जब उससे बात करते हैं उसके अंदर जो पोलाइटनेस है, कहते हैं यार ये तो उसके अंदर कोई अभिमान नहीं है। तो वो सिग्निफाई कर रहा है कि इस राशि में भी वो जल तत्व से इंस्पायर है। योनि मूषक योनि मानी जाती है। चूहा बहुत मेहनती भी होता है और चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए जाना जाता है, और बहुत मेहनती होता है। वो ऐसी जगह भी छेद कर डालता है जहाँ पर ड्रिल से भी छेद करना संभव नहीं होता। तो वो इस प्रकार की चीज़ों को हम इसके साथ जोड़कर देखते हैं। योनि मूषक, और कार्यशैली सक्रिय रहने वाला, सदा अपने कार्य में डेडिकेट होकर लगे रहने वाला। ये आपको वर्ण शूद्र और गण राक्षस का भी गुण दिखाई देता है इसके अंदर। तारा संख्या 6, क्लियर? तो 6 तारा संख्या से एक दरांती या सिंहासन या किसी का एंट्री गेट जैसा जान पड़ता है। ये नक्षत्र का जो मिलन या जो आकाशीय स्वरूप है। शुभ योग, कोई भी शुभ कार्य स्पेशली इस नक्षत्र से प्रभावित,
तो शनिवार वाले दिन अगर ये नक्षत्र चल रहा है तो उसके लिए शुभ योग होगा, कोई भी शुभ कार्य कर सकता है। शोभन योग, शोभन से हम संबंध देखते हैं यात्रा का विशेष संबंध देखते हैं। और उसमें भी आप अगर कोई ऐसा कार्य करना चाह रहे हैं जो रिलेटेड टू पितर देवता हैं, भाई जैसे हमें कहीं पितरों की शांति के लिए निकलना है, कहीं दूर यात्रा करना है, तो अगर संयोगवश उसमें शोभन योग भी जुड़ा हुआ है यात्रा से पूर्व या यात्रा के समय, तो निश्चित रूप से वो यात्रा आपकी मंगलकारी होगी, कार्य आपका पूरा होगा। क्लियर? जैसे हम लोग कभी उसको देखते हैं कि भाई मुझे निकलना है 3 दिन बाद, तो सर मेरा कार्य संपन्न होगा अच्छे से, तो कहेंगे बहुत अच्छा योग बन रहा है, आपने जो योग चुना है वो मन से वैसे चुन लिया, लेकिन देवताओं का आशीर्वाद। आपको एक बात बताएं, देवता इन योगों को आपके लिए स्वयं बनाने लग जाएंगे अगर हम अपने कर्तव्यों का वहन करेंगे। याद रखिएगा, अधिकारों की बात बाद में करें, कर्तव्यों की बात पहले करें। क्या आपने अपने कर्तव्यों को ढंग से निभाया है? कोई भी वैसे ये नहीं कहता कि मैंने कर्तव्यों को ढंग से नहीं निभाया। क्लियर होगा? तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि जब हम सभी को निर्णय का अधिकार दे देते हैं, तो निर्णय का अधिकारी कौन है? जो शास्त्र को अच्छे से जानता है। क्योंकि टाइम का सभी लोग ये कहते हैं टाइम का अभाव है, टाइम का अभाव है। तो जो हमारी रेफरेंस बुक्स हैं, जो हमारे वेद पुराण हैं, उनका, उपनिषदों का समय नहीं आपके पास पढ़ने का, तो जो आपने पढ़ा ही नहीं है उनको, तो कैसे तय करेंगे कि जो आपने किया है वो सही है या आपके मन को लगा आपने इसीलिए कर दिया? मन के चलाए चलेंगे तो फिर मन में तो आपको पता है कई प्रकार के ऐसे डिसऑर्डर है, जघन्य अपराध करवा सकता है। क्योंकि कई ऐसे बायोलॉजिकल डिसऑर्डर सबके शरीर में है। क्लियर हो गया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में ऐसे ऐसे खतरनाक नेगेटिव ड्रग्स हैं जो आदमी को बहुत बड़ा क्रिमिनल बना सकते हैं, और ऐसे पॉजिटिव ड्रग्स भी हैं जो आदमी के मन को उसके आत्मा से मिला सकते हैं। तो वो सब ध्यान रखना है हमें। बाय द बुक चलना है, ओनली बाय द मन नहीं चलना है कि मेरा मन ये कहता है। ये लोग ये सेंटेंस बहुत इस्तेमाल करते हैं कि मेरा मन को अच्छा लगेगा तो मैं करूंगा। अमृत योग, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार के दिन आप कोई भी ऐसा कार्य सोच रहे हैं जिसमें से कुछ रिजल्ट निकलने का वेट है कि भाई कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। रिलेटेड टू कुछ आपको खुदाई करके कुछ जानना है और चीज़ों को एस्केलेट करना है, अलग करना है, इस प्रकार की कोई भी चीज़ें जिसका पुरातत्व के साथ संबंध बन रहा है, पूर्वजों के साथ संबंध बन रहा है, एंशिएंट नॉलेज के साथ संबंध बन रहा है, कोई ऐसी लेखनी कला है, कुछ एंड में रिजल्ट देखना है, तो वो हम इस योग में कर सकते हैं। और उत्तम योनि मिलान नक्षत्र, सबसे बढ़िया योनि मिलान कौन सा माना जाएगा? उत्तम योनि पूर्वा फाल्गुनी, इस नक्षत्र मघा नक्षत्र के लिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र योनि मिलान अच्छा माना जाएगा। उसकी भी मूषक योनि है। अति शत्रु योनि नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, पुनर्वसु स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग, ये विडाल माना जाता है। विडाल यानी बिल्ली, और आपको पता है चूहे और बिल्ली का योनि बैर रहता है। फिर बात करते हैं नक्षत्र आचरण, किस प्रकार का ये नक्षत्र आचरण इनका रहता है? तो अधोमुखी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कहीं ना कहीं दृष्टि के साथ संबंध बैठता है। प्राचीन सभ्यता में रुचि, कोई भी जहां ये शब्द आ गया कि भाई पुरातन, प्राचीन, तो इनको इसमें रुचि होगी ही होगी। कहता भाई ये सर एक नया डिजाइन आया है अभी, मतलब किसी भी महिला पुरुष के लिए उसको कुछ अपने शरीर में पहनने का आभूषण खरीदना है मान लीजिए, तो वो चीज ज्यादा प्रसन्नता से ग्रहण करता है जिसमें कहीं ना कहीं एंशिएंट शब्द या पुरातन शब्द जुड़ जाता है। कहते सर ये हमारे आर्टिस्ट ने अभी कल ही डिजाइन नया निकाला है, उसको डिनाई कर देता है वो। और नक्षत्र गंडांत इसको माना जाता है प्रथम चरण में, ध्यान रखना है पहला चरण, पूरे में दोष नहीं देखना है कि भाई पूरा ही ये तो मघ नक्षत्र पूरा खराब है, नहीं। शुरुआती 48 मिनट में जब चंद्रमा यहाँ है तो उसको नक्षत्र गंडांत माना जाएगा या गंडमूल माना जाएगा। आजीविका, किस किस प्रकार की आजीविका इससे संबंधित जातकों ने की है या कर सकते हैं? प्रजातंत्र का पूर्ण सुख, कहीं ना कहीं इनको मतलब या तो परंपरा से प्राप्त सम्मान या ऐसा कोई ये पदवी ग्रहण कर लेते हैं कि इनको
प्रजा का पूरा सुख मिलेगा। तो प्रजातंत्र का पूर्ण सुख, प्रशासक इस प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी इमेज में ये वाली लाइन जरूर लगेगी, एंशियंट, पुरातन, पुरातन ग्रंथ, पुरातन ज्ञान और पुरातत्व अधिकारी। क्लियर हो गया? कोई खुदाई करने वाले, भवन डिज़ाइन को इस प्रकार के महल का आर्किटेक्चर होना, इस प्रकार का निर्माण में कार्यरत होना, परंपरा संरक्षक, अपनी परंपराओं को बचाने वाले, इस प्रकार के कोई एनजीओ चला रहे हैं, समाज सेवी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें आजीविका में आएंगे। स्थान, ऐतिहासिक संग्रहालय, मरुभूमि, मरुस्थल, कि मरुभूमि कहीं ना कहीं डिपार्चर की बात करता है, चाहे वो क्योंकि हम उसको भी रेगिस्तान बोलते हैं जहाँ पर पूरे में स्नो ही स्नो। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि वो आप रेत से ही आपको उसका जोड़कर देखना है। जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं, बर्फ ही बर्फ है, उसके साथ भी इसके साथ संबंध जोड़कर देखा जाता है। सुनसान स्थल, कोई आता जाता ना हो, और प्राचीन इमारतें, शवदाह भूमि, तो ऐसे स्थान को हम इसके साथ जोड़कर देखते हैं। तो कई दफ़ा हमको इस प्रकार की पेंटिंग अपने पास रखते हैं, जैसे कई लोग अपने ऑफिस में मणिकर्णिका घाट का चित्र लगाते हैं, तो विशेष रूप से इन नक्षत्र वालों के लिए विशेष फलदायी होता है। राजा हरिश्चंद्र घाट पर जल रहे जो शव हैं, काशी विश्वनाथ, आपने सुना होगा वाराणसी के बारे में, वहाँ शव का भय नहीं है। या मणिकर्णिका घाट में चलते हुए शव हैं, उनके चित्र वगैरह कई लोग अपने ऑफिस में लगाना पसंद करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, ऑफिस में, ड्राइंग रूम में यस, बेडरूम में नो या नेवर, कभी भी नहीं। ठीक है? हाँ, कोई परमहंस बन चुका है, उसके लिए सब बराबर अगर है, तो उसके लिए फिर क्या बेडरूम, क्या ड्राइंग रूम, वो फिर इन नियमों में नहीं बंधेगा। ठीक है भाई? वो तो ईश्वर कह ही देता है कि भाई जब आपको कर्म की इच्छा नहीं है, आप अकर्म करते हैं, फिर आपके लिए ना तो पाप है ना आपके लिए पुण्य है। तो फिर पुण्य करके भी, पुण्य की इच्छा भी क्यों करनी है आपको? लेकिन ऐसे लोग 0.0001% मिलेंगे आपको धरती पे। तो महीना व तिथि, माघ मास का उत्तरार्ध, यानी माघ मास फरवरी में चलता है, उसका अंतिम के वही 12-13 दिन इसके साथ जोड़कर देखना है। कृष्ण पक्ष की समाप्ति या अमावस्या, अमावस्या वैसे भी पितरों की तिथि मानी जाती है। क्लियर? पितरदेव इसके देवता माने जाते हैं। वेदकार क्या क्या कार्य कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, जहां भी नक्षत्र की बात आएगी, देवता, इसका जो विंशोत्तरी स्वामी है और इसका राशि का अधिपति, इनके साथ जोड़कर देखना है इसको। तो भाई हम पुरातत्व अन्वेषण के कार्य कर सकते हैं, उत्खनन के कार्य, पुरातत्व संबंधी अध्ययन करना, पुरातत्व संबंधी लेखन करना, और वंश परंपरा, इस प्रकार की कोई भी बातें जो पितरों के साथ, और केतु डिटैचमेंट, इन सब चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। पद ग्रहण करना हो, क्लियर हो गया? स्पेशली ऐसी जगह पद प्रतिष्ठा, यानी जैसे कोई हमारे कहता भी हमारे पिताश्री जो हैं शुरू से इस मंदिर के अधिकारी रहे, तो उनको अभी ये ऑफर दिया गया है दोबारा पद ग्रहण करने का। तो नक्षत्र के समय आपने एक पद ग्रहण किया, बहुत अच्छा रहेगा। पितर पूजा, आपको पितरों की पूजा करवानी है। अलग अलग प्रकार के जो भारत में तीर्थ स्थान हैं, तो वहाँ पर आप, जैसे कई लोग गया जी जाते हैं, कई लोग पांडु पिंडारा करके एक जगह है हरियाणा में, वहाँ जाते हैं, और कुरुक्षेत्र में भी जाते हैं, पुष्कर तीर्थ जाते हैं, तो अलग प्रकार जाते हैं। वर्जित कार्य, क्या नहीं करना चाहिए? अति आधुनिक प्रयोग कार्य, जो मॉडर्नाइजेशन की बात है, कोई भी ऐसा कंसेप्ट, क्योंकि वो एंशियंट से लवर है वो मघा नक्षत्र, उसको मॉडर्नाइजेशन से कोई बहुत लगाव नहीं, इसलिए इस प्रकार के जो नए कार्य आप कर रहे हैं उसको इस नक्षत्र के दौरान रोकना चाहिए। कोई एकदम नया वर्जन पेश कर रहे हैं, इसको आपको अंतर समझना है। मैंने कोई नई रिपोर्ट दाखिल की है, कोई नया वर्क, लेकिन वो रिलेटेड टू क्या है? एंशियंट, कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, पब्लिश करा रहा हूँ, वो अच्छा है, बहुत बढ़िया हमारे लिए। लेकिन वही अगर कोई मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है, नए आइडियाज़ मैंने इसके अंदर लगाए हैं, नई कंस्ट्रक्शन एकदम नया, उसको इस नक्षत्र में ज़्यादा बल नहीं मिलता है। क्लियर होगा? नौकर कर्मचारी की दंड परीक्षा, किसी भी नौकर को, किसी भी ग्रुप डी कर्मचारी को निकालना,
उस प्रकार की कोई इस पर जैसे कोई एग्जामिन करना कि भाई ये इसमें इसकी ड्यूटी में कुछ दोष पाया गया है, तो आप इसको हम चेक करना चाहते हैं, क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं, तो इस नक्षत्र में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बात करता है कहीं ना कहीं ये नक्षत्र सपोर्टिव है, ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है, जमीनी स्तर से भी जुड़ा हुआ नक्षत्र माना जाता है। इसीलिए ये आपको डिसफेवर कर देगा, आपको जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा अगर इसमें आप कोई दंड परीक्षा लेते हैं उनकी। हीन व्यवहार उनके साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ हीन व्यवहार, कई बार हीन व्यवहार करने का अर्थ होता है कि भाई हम उसको टटोलना चाहते, उसको जानना चाहते कि भाई ये कितना ज़्यादा हमारे अपने मापदंडों पर खरा है। वो भी इन दिनों पर किस प्रकार की कोई दंड देना, एग्जामिन करना, वो ठीक नहीं होता है। राशि सिंह में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट का अलॉटमेंट इस नक्षत्र को दिया जाता है। उपचार, हमारी बातों से आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं पूर्वजों की, पितरों की, घर के बुजुर्गों की सेवा और उनकी उपासना, पुष्कर गया तीर्थ, कोई भी ऐसे तीर्थ जिनका संबंध, भाई आप अगर कोई इस प्रकार का प्लान कर रहे हैं कि भाई हमें तीर्थ यात्रा जाना चाहिए, हालांकि अलग अलग प्रकार के लोक प्रचलित, देखिए जब हम लोक प्रचलन की बात करते हैं और जब हम उपनिषदों, पुराणों या वेदों की बात करते हैं तो दोनों में बड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि गुलामी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा दोष हमारे संस्कृति में आ गए जो कहीं वैदिक उसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता। तो आपको वैदिक प्रमाण पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। तीर्थ की दृष्टि से तो कहीं भी जाया जा सकता है। भाई कई लोग कहते हैं भाई पितरों के तीर्थों में तो तभी जाना चाहिए जब आपके माता पिता नहीं हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। भारत तो हमारा, या कहे कोई भी तीर्थ स्थान तो या देवता हमारे अपने हैं, अगर हम वहाँ पर देवताओं को नमन करना जाना चाह रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं। हाँ, श्राद्ध की दृष्टि से आप तभी जाएं, भाई मुझे श्राद्ध कराना है, श्राद्ध की दृष्टि से तभी जाते हैं जब हमारे माता पिता ना हो। अदरवाइज हम अपने माता पिता को श्राद्ध करने के लिए वहाँ भेज सकते हैं, आप उनके साथ वैसे यात्रा के लिए जा सकते हैं। तो ये ना, विश्वास में अंधविश्वास को नहीं जोड़ना है। ये बहुत बड़ी प्रार्थना है कि विश्वास सदा कायम रहे। और अंधविश्वास कौन फैलाता है ज़्यादा? जो अपने कर्मों में श्योर नहीं है, जिसको पता है कि मैंने गलत कर्म किए हैं, तो वो फिर अंधविश्वास फैलाता है। क्योंकि देखिए जो कर्म किया उसका फल तो निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता है, मिलेगा आपको। लेकिन हम जो अपने व्यवहार में जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं वो एक अलग चीज़ है। तो विश्वास करना है, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना है। इसमें अनर्गल चीज़ें, गलत चीज़ें अपने मन से नहीं उसमें ऐड करनी है। तो ध्यान रखना है। चंद्रमा, जैसे कल ही दिन करवा चौथ का बहुत बड़ा भारत में, दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है, तो भाई चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है तो उससे कोई दोष नहीं है। बहुत लोग विचलित हो गए। आपको ये ज्ञान विज्ञान किसने दिया है? कहता जी वो तो यूरोपियंस का है। यही बुद्धि का बहुत बड़ा दोष है। यूरोपियन कौन होते हैं उस ज्ञान और विज्ञान पर कब्जा करने वाले? ये ईश्वर ने दिया है। ईश्वर ने किसी की बुद्धि में डाला, तब यहाँ उसका अवतरण हुआ है। तो ये उनका इस्तेमाल करते हुए उसकी लोकेशन हमें पता है कि वो पूर्व दिशा में ये लाइन है, उदय हो चुका है। आप नहीं देख पा रहे हैं तो क्या देवता आपको नहीं देख पा रहा है? यही सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें लगता है यार मूर्ति सामने रखी है, पर्दा बंद कर दो, अब तो वो देख ही नहीं पा रहा है देवता। ये जो मूर्ख वालों, ये जो दृष्टि है, ये इसी ने हमारे भारत का बहुत बड़ा अहित किया है। इनफैक्ट हमें गुलामी तक ले जाने वाली ये विचारधारा है। देवता अगर उदय हो गया है, उसको बादलों ने ढक लिया है, देवता को कोई ढक नहीं सकता है। वो देवता वहाँ है। उस यंत्र की मदद से जानिए, कई जीपीएस, चाहे इंडिया स्काई मैप है, उसके जरिए आप उसको देखिए कि वो नक्षत्र वहाँ है, वो तारा वहाँ है, वो चंद्रमा वहाँ है। उस दिशा में उसको अर्घ दीजिए, अपना भोजन, जो भी आपको अपना जो व्रत है वो खोल लीजिए। तो अपने ही मन से कहता जी उस एरिया में चंद्रमा उदय हो गया, उसका चित्र हम यहाँ से वहाँ भेज देते हैं और आप उसको देख लीजिए। इससे क्या पैदा होता है? अंधविश्वास। याद रखिए, विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं करना है। क्लियर हो गया? या और भी कई मान्यताएं अपने आप बना ली, उसके बाद फिर ये रेफरेंस चल जाएगा कि देखिए ये किसने कहा था? हमारे पूर्वजों ने कहा था। अभी किसी व्यक्ति ने बता दिया कि चित्र देखकर चंद्रमा का जल ग्रहण किया जा सकता है।
और उसको हमने क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया, और फिर ये 10 साल के बाद क्या बन जाएगा, हमारे पूर्वजों ने कहा था। तो ये बहुत बड़ा दोष है, इस दोष को नहीं आने देना है। तो बाय द बुक चलना है, बाय द मन नहीं चलना है। नक्षत्र वहां है, हमेशा वो समय पर आएगा, आप समय पर आए ना आए उससे कोई नक्षत्र बदलने वाला नहीं है। तो इस मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, इस प्रकार के दोषों में लिप्त ना हो। चंद्रोदय सूर्योदय का जो आपको ज्योतिषीय गणना, तो आप उन ऋषियों को महत्व नहीं दे रहे हैं। इतने ऋषियों ने अपने ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बता दिया आपको कि आप दिल्ली में रहते हैं, पानीपत में रहते हैं, उदित हो गया है। कहते नहीं हमें विश्वास नहीं जब तक मैं देख ना लूं। इसका मतलब क्या है, अरे आप नहीं देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं ना। बादल या कोई चीज उसको रोक नहीं सकती है। उसी दिशा में आप उसको अर्घ दें, भोजन ग्रहण करें, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपने डिसगस्ट किया है, अपमान किया है उन ऋषियों का जिन्होंने वो तकनीक आपको दी, ज्योतिषीय गणना आपको दी। क्लियर। और इसमें आपको कौन कौन से उदाहरण के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि उस नक्षत्र को पूरी तरह समझना है तो इन व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना भी जानना भी थोड़ा ज़रूरी है। आचार्य श्री राम शर्मा, जिन्होंने वेदों का गहन अध्ययन करके एक नई दृष्टि हमारे सामने रखी। आर्य समाज से इन्होंने शुरुआत की थी। आर्य जगत आपको पता है कहीं ना कहीं स्वामी दयानंद से उन्होंने स्थापना की, इनका संस्थापना माना जाता है, और इनकी विचारधारा से ही चले थे ये। उसके बाद उन्होंने गायत्री परिवार की नींव रखी, और अच्छी इनको वेदों की या एंशिएंट नॉलेज रही, बड़ा एक नया रास्ता दिखाया। और महर्षि महेश योगी, इन्होंने भी इसी प्रकार से एक नई दृष्टि दी। महर्षि महेश योगी का ना सिर्फ भारत में, विदेशों में भी नाम है, और इन्होंने भी हमारी संस्कृति के कई पक्षों को बड़े अच्छे ढंग से रखा लोगों के सामने। ज्योतिषी के पाठक जी भी इस नक्षत्र से प्रभावित हैं। कुमार मंगलम बिरला, तो बिरला समूह के चेयरपर्सन, ये भी चाहे आइडिया सेलुलर हो और सीमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सब इन्हीं के अधीन। और ये इसके मॉडर्न और एंशिएंट दोनों रूप को ये एडमायर करते हैं, और बड़े लवर हैं, एंशिएंट के बड़े लवर हैं ये। और लाला चरतराम, इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे, तो ये भी अच्छे धनाढ्य सेठ माने जाते हैं भारत के। और स्वर्गीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी पुरातन से और अच्छे भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे हैं पूर्व में। और मार्गरेट थैचर, ये महिला प्रधानमंत्री रही ब्रिटेन की, और कोर से जुड़ी हुई मानी जाती है। लोअर लेवल से टॉप पर इनका अच्छा पकड़ था, और कई सालों तक ब्रिटेन जैसी कंट्री पर इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रही हैं। मोहम्मद अजरुद्दीन, तो इनका भी इसी प्रकार से इस नक्षत्र के साथ संबंध रहा। परमहंस योगानंदा, इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं जब केतु बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है तो फिर ये पूरी तरह डिटैचमेंट ले आता है। हालांकि इनकी जितने भी बुक्स आपको मिलेंगी, इनकी बहुत बुक्स मिलती हैं, इनकी जीवनी मिलती है आपको, तो वहाँ बहुत प्रैक्टिकल सोच की बात, प्रैक्टिकल तो सोच होगी ही होगी, क्योंकि वर्ण शूद्र की जहाँ बात होगी वहाँ कर्म प्रधान जीवन की बात आएगी। वो कर्मों से आपको भागने की बात नहीं करेगा, अपने कर्तव्यों का वहन करने की बात करेगा। क्लियर। और केतु बढ़ जाएगा तो डिटैचमेंट तो लेकर आएगा ही आएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो फ्रीडम फाइटर भी माने जाते हैं, महात्मा गांधी से बड़े इंस्पायर रहे और समाज सेवा के साथ जुड़े, और एक राजसी तो जुड़े, कहीं ना कहीं सिंह राशि का प्रभाव तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। डॉक्टर राधा कृष्णन, जिन्होंने भगवद गीता को एक नए अंदाज से पेश किया। क्लियर हो गया। उनकी लिखी हुई भगवद गीता आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि देखिए भगवद गीता के लिखने वाले के ऊपर भी इसकी ट्रांसलेशन निर्भर करती है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग श्लोकों का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल सोच वाले भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, और कई यूनिवर्सिटी के साथ इनका संबंध रहा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ इनका संबंध रहा। तो बड़े अच्छे मतलब प्रैक्टिकल सोच वाले। संत कबीर को भला भारत में या विदेशों में कौन ऐसा है जो नहीं जानता होगा, तो उनके साथ भी इनका संबंध मघा नक्षत्र का जोड़कर देखना है। एकदम प्रैक्टिकल सोच वाले, और पुरातन को भी मानना है, लेकिन पुरातन में कोई ऐसा अंधविश्वास हो रहा तो उसको डिनाई करना है। तो
इस प्रकार से आपको भी नक्षत्र के जानने के साथ साथ अपने आप को दोषों से मुक्त करना है, विश्वास बढ़ाना है, अंधविश्वास से दूर होना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।